माथुर इंडस्ट्रीज। आरोही आज सुबह जल्दी ही ऑफिस आ गई थी। आज उसने ग्रे कलर का फॉर्मल स्कर्ट और उस पर व्हाइट कलर का टॉप पहना था। उसका खूबसूरत पर सपाट चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस लग रहा था। तान्या की तबीयत ओवर ईटिंग की वजह से खराब हो गई थी। बेबी भी आरोही के कल अचानक चले जाने और फोन न उठाने से नाराज थी। सारा काम निपटा कर उसे जल्दी घर जाना था ताकि दोनों छोटी और बड़ी नौटंकियों को वो समझा सके। वैसे आरोही की एक नज़र से ही दोनों की बोलती बंद हो जाती थी, पर फिर भी दोनों नाटक करने से बाज नहीं आती थी। आखिर माँ बेटी जो थी। आरोही जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। कुछ देर में आरोही का फोन बजने लगता है। आरोही अपना फोन देखती है तो उसे केविन का फोन आ रहा था। आरोही फोन उठाते हुए केविन से बोली, हाँ केविन बोलो, क्या पता चला विवेक के थ्रू। फोन की दूसरी तरफ से केविन की आवाज आई, बॉस आपने जैसा कहा था। जैसे ही हमने विवेक को भागने का मौका दिया वो सीधा किसी से मिलने चला गया। वो एक क्लब गया था किसी आदमी से मिलने, और हमें उस आदमी की डिटेल्स पता चल गई है जिससे विवेक मिला था। मैं अभी सारी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरोही बोली, ओके। वन मोर थिंग, विवेक जिससे भी मिला है, आई एम श्योर वो मास्टरमाइंड नहीं है, पर हमें उसके थ्रू मास्टरमाइंड का पता जरूर चल सकता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो और उस आदमी के बारे में और जानकारी निकलवाओ। उसका लिंक किसी ऐसे इंसान से है जिसे मैं जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। केविन आरोही का मतलब समझ गया था, इसलिए वो बोला, ठीक है बॉस, मैं उन पर अच्छे से नजर रखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद केविन फोन काट देता है और आरोही किसी सोच में चली जाती है। अभी वो सोच में ही थी कि कुछ देर में उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक होता है, जिस पर आरोही बाहर खड़े इंसान को अंदर आने को कहती है। उसकी नई सेक्रेटरी रोजी, जिसने आज ही ज्वाइन किया था, वो केबिन में आती है। वो एक मुस्कुराहट के साथ आरोही को देख बोली, गुड मॉर्निंग बॉस, मेरा नाम रोजी है, मैंने आज ही आपकी सेक्रेटरी के तौर पर ऑफिस ज्वाइन किया है। उद्धरण चिन्ह। आरोही आज कुछ बिजी दिख रही थी, इसलिए वो एक नजर रोजी को देख फिर अपना काम कंटिन्यू करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रोजी, वेलकम टू माथुर इंडस्ट्रीज। उद्धरण चिन्ह। रोजी आरोही की बात पर मुस्कुरा देती है। फिर वो उसे कपिल की दी एक हुई फाइल देती है, जिसके बारे में कपिल ने सुबह आते ही उसे समझा दिया था और आरोही को अभी उसका ब्रीफ देने को कहा था। ये फाइल में कुछ जाने माने लॉयर के नाम थे जिन्होंने माथुर इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए अपने रिज्यूमे दिए थे। आज उसे लीगल टीम को अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यू लेने थे। दरअसल आरोही को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स के लिए एक टीम की जरूरत थी और इसी वजह से वो कुछ लोगों को ढूंढ रही थी। ये उन्हीं लोगों की फाइल थी जिनका आरोही आज इंटरव्यू लेने वाली थी। आरोही ने रोजी से कहा, आधे घंटे में उन्हें अंदर भेज दो। उद्धरण चिन्ह। रोजी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैम। उद्धरण चिन्ह। फिर वो केबिन से बाहर आती है और केबिन से थोड़ी दूर पर बने वेटिंग रूम में जाते हुए वहां बैठे लोगों को देख कहती है, मैम अभी आधे घंटे में आप लोगों को बुलाएंगी। फिर आप सब लोगों को एक एक करके अंदर जाना है। फिलहाल आप लोग यहाँ चाय कॉफी के साथ अपनी बारी का थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। रोजी की बात से कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो कुछ लोग हैरान थे। वो ऑलरेडी आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे और अब और आधा घंटा इंतजार करना था। तो क्या हुआ अगर वो लोग बहुत बड़े वकील तो नहीं, पर थोड़ा बहुत नाम तो उनका भी था। वो नौसिखिए की तरह यहाँ इतना इंतजार कैसे कर सकते थे। वही अब कई लोग शांति से बैठकर अपने टर्न का इंतजार करने लगे तो कुछ लोगों ने अभी से ही अपना मुंह बना लिया था। इस बीच उन लोगों की टोली में से एक वकील ने थोड़ी चिड़न के साथ कहा, अपनी बॉस से कहो कि उनके पास काम है, तो हम भी यहाँ कोई फ्री नहीं बैठे हैं। बड़ी आए मुझे वेट कराने वाली। आखिर लड़कियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो क्या जाने कि हम मर्दों का वक्त कितना कीमती है। उद्धरण चिन्ह। ये एक 40 साल की उम्र का व्यक्ति था जो अब्रॉड से लौटा था और एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा था। ये आदमी, जिसका नाम नकुल मालवीय था, वो अपने लगातार कुछ केस जीतने की वजह से एरोगेंट बन गया था। वही एक बड़े वकील से जान पहचान होने की वजह से उसे हर जगह काफी सम्मानित भी किया जाता था, तो उसे यहाँ भी इसी तरह के स्वागत की उम्मीद थी। दूसरी तरफ रोजी को उसकी टोन काफी रुड लगी। उसे उस आदमी का आरोही के बारे में कमेंट करना पसंद नहीं आया था। उसने अभी ही ज्वाइन किया था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना जरूर पता लग गया था कि आरोही एक बहुत फोकस्ड और बिजी औरत है और वो ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए यहाँ लोगों को वेट नहीं करवाएगी। रोजी ने अपने मन में कहा, बॉस की टेरिटरी में आकर ये इंसान उन्हीं के बारे में बकवास करने वाला होता कौन है। इसके बाद जब रोजी ने उस आदमी का रोगन चेहरा देखा तो उसने हल्के चित्ते हुए अपने सामने खड़े नकुल से कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप मैम के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। भूलिए नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। नकुल को रोजी की टोन अच्छी नहीं लगी। उसे तो वो धमकी लग रही थी, इसलिए वो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, ए लड़की, तू एक मामूली सी एम्प्लॉय है, इसलिए ज्यादा मत उड़, वरना जब मैं यहाँ ज्वाइन करूंगा तो सबसे पहले तुझे ही बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह।
रोजी उसकी बात और लहजे से हैरान हो जाती है। आखिर उसने इंटरव्यू से पहले ये सोच कैसे लिया कि जॉब इसे ही मिलेगी। खैर उसे तो ये इंसान अजीब और पागल लग रहा था, इसलिए वो कपिल को बुलाने के लिए फोन निकलती है। वो कपिल को कॉल करने ही वाली थी कि नकुल उसके हाथ से उसका फोन छीनते हुए बोला, देखो मैंने बड़े से बड़े केस हैंडल किए हैं, मुझे छोटा मोटा वकील मत समझना। अगर लीगल डायरेक्टर बनने की बात नहीं होती तो मैं यहाँ इतनी देर से बैठा नहीं होता। तुम मुझे अभी तुम्हारी बॉस से मिलवाओ, वो ना। ये कह नकुल रोजी के पास जाने लगता है। वही अपने सामने घट रहे नज़ारे से वहां सब चौंक गए थे, सिवाय एक को छोड़कर। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये वेटिंग रूम युद्ध का मैदान कैसे बन गया था। दो लड़के जो लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे वो नकुल से बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? आप किसी लड़की से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही दूसरा लड़का भी नकुल को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए बोला, सर हम सभी यहाँ काम के लिए आए हैं, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नकुल को उनकी कही बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस बात इग्नोर करते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोगों से बात नहीं कर रहा हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों लड़के कुछ सोचते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ और लोग भी वहां थे पर उन्होंने शुरू से अंत तक कुछ कहा ही नहीं था। वो लोग बस चुपचाप वहां चल रहे तमशे को देख रहे थे। वही कोने में बैठा एक लड़का कान में ब्लूटूथ लगाए अपने फोन में ही देखे जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो वहां है ही नहीं, और उसे अपने सामने हो रही बहस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इधर रोजी अचानक फोन छीने जाने से गुस्से में आ गई थी और वो गुस्से में ही नकुल से कहती है, मिस्टर नकुल बहुत हो गया आपका। मुझे नहीं लगता माथुर इंडस्ट्रीज को ऐसे बदतमीज लोगों की जरूरत है, इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। इतना कहते हुए वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए नकुल को घूरने लगती है। नकुल उस पर दहाड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नकुल आगे कुछ करता या कहता उससे पहले ही एक लंबा सा हैंडसम आदमी उसके और रोजी के बीच में आ गया। वो लड़का अपनी गहरी काली आंखों से नकुल को घूर रहा था। इधर आरोही के केबिन में उसका काम लगभग खत्म हो गया था और तभी वो रोजी को बुलाने के लिए बटन प्रेस करती है ताकि वो बाहर इंतजार कर रहे लोगों को केबिन में भेजे। आरोही ने उसके पहली बार ना आने के बाद फिर से उस बटन को प्रेस किया पर फिर भी रोजी नहीं आई। शायद उस समय वेटिंग रूम में चल रहे तमाशे की वजह रोजी का ध्यान आरोही के बुलाने पर गया ही नहीं। आरोही उसके नहीं आने की वजह से अपने मॉनिटर पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखती है, जिससे उसे वेटिंग रूम के तमाशे के बारे में पता चलता है। वो तेज कदमों से अपने केबिन से निकल वेटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। वही वेटिंग रूम में नकुल के सामने आने वाला लड़का वही था जो कोने में बैठे अपने फोन में बिजी था। उसने काफी देर से कुछ भी नहीं कहा था, पर जब उसने देखा कि नकुल एक लड़की से लगभग मारपीट करने को तैयार था तो वो उनके बीच आ गया। नकुल अपने सामने किसी को खड़ा देख उसे पीछे धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लड़के बीच में मत आ तू, ये मेरा और इस बदतमीज लड़की का मैटर है। और इसके बाद वो उस लड़के को धक्का मारने की कोशिश करता है पर उसके जोर लगाने पर भी वो लड़का तस से मस नहीं हुआ। वही उस लड़के के बस उसके मुंह पर एक पंच मारने से वो पीछे को घिरने वाला था पर वो बच गया। पर नकुल को तो उसके एक पंच से ही दिन में ही तारे दिखने लगे थे। जैसे ही वो थोड़ा संभला तब नकुल नफरत से उस लड़के को देखने लगता है और उसे धमकाते हुए कहता है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पूरा करियर एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। तुमने आज मुझ पर हाथ उठाकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात से वो लड़का एक सार्कास्टिक स्माइल से नकुल को देखता है। उसकी स्माइल से ये लग रहा था कि उसने कोई जोक सुन लिया था। नकुल इस बात से चिढ़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बात पर हंसेगा? अभी तेरे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा। अब वो इतना बोला ही था कि उसके मुंह से 2 दांत टूटकर बाहर निकल गए। दरअसल नकुल को एक और मुक्का पड़ गया था और उसकी वजह से उसके आगे के 2 दांत टूट गए। ये नजारा देख सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे थे। आखिर ये सीन लगी बहुत फनी रहा था। आखिर कौन है ये लड़का? क्या करेगी आरोही नकुल के साथ? क्या आरोही को पता है मास्टरमाइंड के बारे में? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी माय क्रूल लेडी के साथ। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वेटिंग रूम में अभी नकुल को एक जोर का पंच पड़ा था। वही इधर आरोही जब वेटिंग रूम के बाहर पहुंची तभी उसे अंदर चल रही बातें सुनाई दी। वो बाहर रुक गई क्योंकि वो आगे क्या होगा ये जानना चाहती थी। इसी बीच उसने पाशा जो उसे जल्दबाजी में जाता देख उसके पीछे ही आई थी, उसे नकुल के बारे में पूरी कुंडली निकालने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ वेटिंग रूम के अंदर नकुल हकबकाया सा अपने मुंह को छूता है तो उसे अपने होठों से खून आता महसूस हो रहा था और उसे जब अभी की सारी घटना के बारे में रियलाइज हुआ तो वो बेहद गुस्से में आ गया। नकुल ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की?
तू जानता भी है तूने किस पर हाथ उठाया है। वो लड़का अपनी काली स्याह आंखों से नकुल को घूर रहा था। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अगस्त्य रॉय था। वही अगस्त्य उसकी बात सुन थोड़ा मुस्कुरा दिया था, पर उसकी स्माइल में कुछ तो अजीब था। वो उसी अजीब मुस्कुराहट से बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पता कि तू किस खेत की फसल है। एक मर्द होकर तूने एक औरत पर हाथ उठाकर पहले ही अपनी नामर्दगी दिखा दी है। इसके अलावा मुझे तेरे बारे ना कुछ जानना है और न तू उसके लायक है। नकुल उसकी बात सुन गुस्से में उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर उससे पहले ही अगस्त्य ने उसके घुटने पर मारकर उसे मुंह के बल गिरा दिया था। नकुल का सर जमीन से टकरा गया। जमीन से टकराने की वजह से उसे 2 पल के लिए अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा दिखने लगा था। दूसरी तरफ पाशा ने नकुल की इन्फॉर्मेशन लाकर आरोही को दी, जिसके बाद वह दरवाजा खोल अंदर की तरफ चली आई। आरोही ने जैसे अंदर आने के लिए दरवाजा खोला तभी ही नकुल उसके कदमों में आ गिरा था। वही आरोही को देख अगस्त्य को छोड़ बाकी सब अलग पोजीशन में खड़े हो गए थे, क्योंकि आरोही का ऑरा ही ऐसा था कि सामने खड़ा इंसान नर्वस हो जाए। ऐसा ही अभी सभी के साथ हो रहा था। आरोही अपनी सैंडल को नकुल से दूर करती हुई बोली, पाशा इसे उठाओ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो 2 जुड़वा लड़के और अगस्त्य की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम तीनों यहाँ रुको और बाकी सब गेट आउट। उद्धरण चिन्ह। आरोही की बात सुन सभी कैंडिडेट शौक से उसे देखने लगते हैं। उसी शौक में एक लड़का बिना सोचे समझे हल्के गुस्से से बोला, पर हम यहाँ इंटरव्यू देने आए थे, आप हमें बिना इंटरव्यू दिए जाने को कैसे कह सकती है। उद्धरण चिन्ह। आरोही और उसे एकटक अपनी तीखी नजरों से देखती है। फिर वह बोली, जो यहाँ एक मैटर नहीं संभाल पाया वो मेरी कंपनी के मैटर कैसे संभालेगा। कब लोग बाहर जाके तमाशे देखिए, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात से उन सभी का मुंह लटक गया। उन्हें सबके सामने शर्मिंदगी फील हो रही थी, पर वो आरोही से कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए सब बिना कुछ कहे वापस चले गए। इस तरफ किसी की नजरें एकटक आरोही को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। आरोही अब नकुल की तरफ मुड़ती है। पाशा उसे ऑलरेडी नीचे से उठा चुकी थी। आरोही भी उसकी तरफ बढ़ती हुई उसे कोल्डली देखे जा रही थी। आरोही को पास आता देख नकुल को न जाने क्यों कपकपाहट फील होने लगी थी और उसे डर लग रहा था। माफी, मेरी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सजा। आरोही ने अपने हाथ बांधते हुए नकुल से कहा। फिर आरोही अपना फोन निकाल किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे आरोही मैडम, आपने कैसे कॉल किया। मैं तो कब से आपसे काम के रिलेटेड बात करना चाह रहा था, पर आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही थी। उद्धरण चिन्ह। आरोही ने वो कॉल को स्पीकर पर रखा हुआ था, इसलिए आदमी की कही बात सुन सकते थे, और नकुल ने जब वो आवाज सुनी तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। आरोही उस आदमी से बोली, मिस्टर जयंत, मेरे सामने एक आदमी है जिसे आपसे बात करनी है। उसका कहना है कि आप उसे जानते हैं और वो इसी वजह से मेरी कंपनी में कुछ भी कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। आरोही की टोन में उस आदमी यानी जयंत को एक ठंडापन महसूस हो रहा था, जिसके बाद वो धीरे से बोला, मैडम कौन है वो, दीजिए मैं बात करता हुआ उससे। मिस्टर जयंत एक बहुत काबिल वकील थे जो इस समय एशिया की नंबर 1 के सीनियर लॉ एडवाइजर थे। नकुल जयंत की चचेरा साला था और वो उसी के नाम का फायदा उठाकर हर जगह अपनी मनमानी करता था। नकुल डर गया था। वो अभी मिस्टर जयंत से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मिस्टर जयंत को उसका उनका नाम यूज करके लोगों को परेशान करने के बारे में नहीं पता था। फोन को पकड़ते हुए नकुल हकलाता हुआ बोला, हाँ हेलो जीजाजी, मैं नकुल। नकुल की अटकती हुई आवाज सुन मिस्टर जयंत समझ गए कि उनका ये नसमझ साला कुछ तो घोटाला करके बैठा है। ऊपर से उन्हें आरोही की आवाज से भी गड़बड़ का अंदाजा हो रहा था। वो नकुल से बोले, क्या किया है तुमने? तुमने कुछ भी किया होगा तो इस बार नहीं बच पाओगे। बेहतर हो अगर तुमने आरोही मैडम को ऑफेंड ना किया हो। ये कहते हुए मिस्टर जयंत की आवाज में एक चेतावनी थी। नकुल कुछ बोल नहीं पाया, पर वो आरोही की घूरती नजर अभी भी फील कर पा रहा था। यहाँ इनकी कन्वर्सेशन से बोर होकर आरोही ने नकुल के हाथ से अपना फोन छीन लिया और बोली, मिस्टर जयंत, ये आपके नाम का मिसयूज करके मेरे एम्प्लॉइज को डरा रहा है। क्या तुम पागल हो नकुल? जयंत लगभग चिल्लाता हुआ नकुल से बोला। जयंत को बहुत गुस्सा आ रहा था नकुल पर। आखिर उसकी इतने सालों की मेहनत को नकुल ऐसे कैसे मिट्टी में मिला रहा था। आरोही को अब ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो गंभीर आवाज में उन दोनों की बात काटते हुए कहती है, मैंने नकुल के सारे इलीगल काम, जिसमें क्लाइंट से रिश्वत लेना, लोगों को धमकाना हो और जितने भी फ्रॉड के कैसे थे उनके सबूत कोर्ट में पहुंचा दिए हैं। अभी ये आपका नाम लेकर लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता था। आई थिंक बाकी का हिसाब आप खुद क्लियर कर लेंगे इससे। आरोही की बात से जयंत को छुपे शब्दों में नकुल की मदद करने से मना कर दिया था। वहीं जयंत ये सब जानने के बाद कोई मदद करने भी नहीं वाला था नकुल की। अब तो वो खुद ही उसके ऊपर कैसे करेगा। वही नकुल को तो इन सब बातों से झटका सा लग गया था। वो नहीं जानता था कि उसकी बातों से आज उसका करियर ही खत्म होने की कगार पर आ जाएगा।
वो आरोही को एक मामूली सी लड़की समझ रहा था। वो समझ रहा था कि आरोही को कुछ ज्यादा आता जाता नहीं होगा, पर उसे कहाँ पता था आज वो अपनी बदतमीजी से अपनी ही कब्र खोद रहा था। नकुल गिड़गिड़ाकर आरोही के पैरों में बैठा जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, आरोही मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप बोलिए तो मैं यहाँ सबसे माफी मांग लेता हूँ। मैं अब कभी किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा। वहीं दोनों जुड़वा लड़के नकुल को देख अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। नकुल की बातें सुन उनमें से एक लड़का जिसकी नाम अर्जुन था वो धीरे से अपने भाई से बोला, करण ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे आगे इसे कुछ करने का मौका मिलेगा। करण अर्जुन को देख बोला, हाँ आज तो इसकी वकालत का आखिरी दिन होने वाला है। अब करेगा जेल में कैदियों के साथ वकालत। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे हंसने लगे। वही उनकी हंसी से जब किसी डिस्टर्ब हो रहा था जिस वजह से वो उन्हें घूर कर देखता है और किसी की नजरें अपने ऊपर फील करते ही करण अर्जुन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वहीं आरोही नकुल की सारी बातें इग्नोर करके पाशा को उसे कंपनी से बाहर फिकवाने का ऑर्डर दे देती है और वापस अपने केबिन में चली जाती है। जाते टाइम उसकी मुठिया आपस में बंध गई थी। उसे अभी भी किसी की बेहिसाब घूरती नजर की ताप अपने ऊपर फील हो रही थी। कौन था जो लगातार आरोही को देख रहा था? क्या नकुल अपनी सजा से चुप बैठेगा या फिर करेगा कुछ और क्या होने वाला है अब आगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय पोकीज, टेक केयर।